हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जैसा कि वादा किया था, चैप्टर 2 से रिलेटिव कुछ आपके आंकिक प्रश्न। यहाँ पर लिखा है चैप्टर 2 का नाम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न लेके आया हूँ, 5 आंकिक प्रश्न हैं जो आपको बढ़िया से हल करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वही बात हमने आपको हमेशा बताया कि अगर आंकिक प्रश्न आप हल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया क्या गया है। यहाँ पर आवेश हमें दिया गया है, Q बराबर कितना है, 17.7 पिको कूलाम। अच्छा, पिको कूलाम को हम क्या करते हैं, सीधा सीधा कूलाम में बदल लेते हैं। तो कूलाम में बदलेंगे तो 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलाम आपका हो गया। फिर उसके बाद में घन की भुजा दी गई है। अच्छा, हम इसको भुजा ही लिख लेते हैं, घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस तरीके से घन आपका बनता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये घन बन गया आपका। अब हमने आपको बताया कि हम, अच्छा यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि आपका पूछा क्या गया, फाई ई बराबर पूछा गया, और वो भी कहाँ, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमने आपको बताया कि गॉस की प्रमेय तभी लगती है, गॉस की प्रमेय तभी लगती है जब आवेश आपका घिरा हो। तो यहाँ पर घन है तो जाहिर सी बात है कमरा है, ठीक है। अच्छा, जब घन है तो आवेश आपका अंदर रखा है केंद्र पर, इसका मतलब टोटली जब आपका बंद है, आवेश घिरा हुआ है, तो गॉस की प्रमेय लगा देंगे। अब गॉस की प्रमेय जो होती है वो सीधा सीधा फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, उसमें घन की भुजा से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम भुजा का कोई भी हिसाब किताब नहीं रखेंगे। अब घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा गया। अगर हम सीधा सीधा लगाएंगे फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, तो क्या होगा, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला। अब संपूर्ण पृष्ठ तो इसमें फलक हैं 6, तो 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। हमें निकालना है एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उसके लिए सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, फाई ई बराबर Q अपान 6 एप्सिलॉन 0। अच्छा, मान रख दीजिए, क्यू का मतलब 17.7 गुणे 10 की घात -12 बैठे 6 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो यहाँ से घातें ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, प्लस माइनस की कट जाएंगी, तो यहीं से काट देते हैं। अच्छा, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 1 अंक था, इसलिए 1 अंक मतलब 0 आपका ऊपर बढ़ जाएगा, दशमलव से दशमलव हट गया। अच्छा, 885 एकन, 885 दूना 1770 करके देखना, इतना ही आएगा, गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। 2 का गुणा करना 885 में। अच्छा, तो फाई ई बराबर आपका निकला है 2/6, 2 एकन 2, 2 3 6। अच्छा, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर और कुछ स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फाई ई बराबर आपका निकल के आया 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसको चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आपका पहला सवाल हल हुआ, जिसका आंसर आपके सामने है। चलिए इसको साफ करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन है 5I कैप प्लस 10J कैप न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2I J कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। अब हमें दिया गया है, जरा देखना, एकांक सदिश दिए गए हैं, तो एकांक सदिश दिए गए हैं तो इसलिए वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर ई बराबर दिया गया है कितना, 5I कैप और प्लस 10J कैप, ठीक है। अच्छा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम।
इसके बाद में आपको दिया गया है क्षेत्रफल, तो उसको भी लिख लीजिए, वो भी आपका एकांक सदिश रूप में दिया गया है, तो इसलिए वेक्टर ए बराबर 0.2 जे कैप। अच्छा, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फाई ए मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी, तो वहाँ आपको बताया था फाई ई बराबर ई डॉट ए, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो है आपकी एक अदिश राशि है, और यहाँ पर ये दोनों सदिश हैं। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है, दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश प्राप्त होता है, तो हम उनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से फाई ई बराबर आपका वैसे भी होता है, लिखवाया था ई डॉट ए, कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें मान रखना है ई और ए के, तो ई का मान है 5 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, डॉट लगा दीजिए। ए का मान रखना 0.2 जे कैप। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आई कैप डॉट आई कैप अगर करते हैं तो उसका मान 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप तो उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर इसी प्रकार अगर के कैप डॉट के कैप करेंगे तो उसका भी मान होता है। लेकिन अगर आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो उसका मान 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप करते हैं तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जे का डॉट आई के साथ निकालेंगे तो 0 होगा, जे का जे के साथ निकालें तो डॉट प्रोडक्ट में इनका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई ई बराबर, अब दो 0.2 इंटू 10 यही रहेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे जे और डॉट जे का मान 1 हो गया, तो 0.2, यहाँ से दशमलव हटा, ये 0 हट गया, तो फाई ई बराबर आपका कितना हुआ, 2.0 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अच्छा, या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। साफ कर दें इसको। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, इसको हमने साफ किया। अब नंबर आया तीसरे, यानी कि अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें समांतर अभिमुख रखी हैं। आहा, क्या बात है, 2 समांतर प्लेटें हैं भाई, कुछ याद आया। हाँ, अभिमुख रखी हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। अब इनके बीच की दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, बराबर तथा विपरीत आवेश। जब बराबर तथा विपरीत आवेश है तो अगर एक पर प्लस है तो दूसरी पर माइनस, जितना इस पर प्लस होगा उतना ही इस पर माइनस आवेश होगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं, हमें ए बराबर दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, फिर क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 55 न्यूटन प्रति कूलम। पूछा गया है वैद्युत आवेश, प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक प्लेट पर। पूछा गया है प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। अच्छा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, हमने बताया कि आवेश जो है परिमाण में तो बराबर होगा, ठीक है, लेकिन एक पर उतना ही प्लस होगा, दूसरे पर उतना ही माइनस। तो हम यहाँ से, हमें क्यों पूछा गया, अब हमारे पास ये देखिए, आपको याद आया होगा कि 2 समांतर प्लेटें
एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हों, एक दूसरे के समांतर, और उनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछी जाए तो हमारे पास एक ही सूत्र होता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, होता है कि नहीं। लेकिन हम Q के पदों में लिखेंगे तो E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0A, ये होता है सूत्र। तो यहाँ से हमें Q निकालना है, Q की वैल्यू हम निकालेंगे प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस E गुणे सिग्मा एप्सिलॉन 0, E गुणे एप्सिलॉन 0A, सिग्मा नहीं सॉरी, ठीक है। तो Q बराबर प्लस माइनस E का मान रखिए, E का मान कितना है 55 गुणे, अच्छा A एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 और गुणे A का मान 1 है। चलिए भाई गुणा कर लीजिए, गुणा करना है ना, 25 गुणा कर लीजिए। चलो हम करके दिखाते हैं। 25 5 अट्ठे 40 हासिल, 2 आपका हो गया 42, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल तो 44, और फिर इसी का गुणा करेंगे तो वही आएगा 5 2 4 4, तो इस प्रकार आपका 5 7 और इधर 6 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 4, ठीक है। अब आपका 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इतना ही आएगा। गुणे में क्या होगा 10 की घात माइनस 12। चलिए जो आंसर आपका आया है अभी Q बराबर प्लस माइनस 4 8 6.75 गुणे 10 की घात माइनस 12 आया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घातों को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। दशमलव को इधर ले आई तो 4.8 गुणे 10 की घात, 2 अंक इधर लेके आए तो माइनस की 10 घातें हो गई, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कूलम। ये रहा आपका प्लस माइनस में, मतलब पहली प्लेट पर, ये जो पहली प्लेट है इस पर इतना प्लस का आवेश होगा तो दूसरी प्लेट पर इतना ही माइनस का आवेश होगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो लिखा है ना वो यहाँ पर लिखा है, टेंशन मत लेना। अच्छा जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए बढ़िया, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर था। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा, कह रहा है क्वेश्चन, चौथे का मतलब वो नहीं भाई, चौथे का मतलब क्वेश्चन नंबर 4, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करो जो एक अल्फा कण को संतुलित कर सके। बहुत बढ़िया, संतुलन की बात आई। अच्छा चैप्टर 1 में है कि किसी वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेशित कण को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि कण पर लगने वाले वैद्युत बल तथा कण के भार अगर आपस में बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कण संतुलित में रहेगा। मतलब कण पर लगने वाला वैद्युत बल कण के भार के बराबर व विपरीत होना चाहिए तो आपका कण संतुलित अवस्था में रहेगा। तो हमें यहाँ पर दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद में अल्फा कण, अच्छा अल्फा कण पर हम आवेश लिख लेते हैं। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना 6.6 और गुणे 10⁻27 किलोग्राम। अच्छा भार यहाँ पर आएगा तो जी का मान हमें लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से 9.8 और गुणे 10 की घात कुछ भी नहीं सॉरी मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा यहाँ पर Q दिया गया है, M दिया गया है, G दिया गया है, पूछा गया है E का मान, ठीक है। अच्छा सूत्र लगा दीजिए। संतुलन की अवस्था में, संतुलन
की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपका होता है EQ वैद्युत बल बराबर होता है भार के। तो वैद्युत बल हमने भार के बराबर कर दिया, यहाँ से E पूछा गया तो mg और बटे आपका हो जाएगा क्या, Q। मान रखिए यहाँ पर m का मान कितना है 6.6 गुणे 10 की घात -27। अच्छा गुणे G का मान, तो G का मान 9.8 भी रख सकते हैं। 9.8 में अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो 10 भी रख लेना वहाँ पर। अच्छा Q का मान कितना है आपका, तो 3.2 गुणे 10 की घात -19। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव हट गया, काटिए, यहाँ पर 16 आ गया और यहाँ पर 33 आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे, 16 एकन 16, 16 छंगा 96, 2 बचा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो गया, 16 एकन 16, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। अच्छा 3 अंक बाद यहाँ दशमलव आया, 1 अंक बाद पहले लगा था, तो टोटल दशमलव हो जाएगा 4 अंक बाद, तो यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लिख लेते हैं, आपका आ गया है 33 गुणे 0.6125 और गुणे 10 की घातें कैलकुलेट करें। 19 घातें ऊपर जाएंगी आपकी, 19 घातें ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 27 माइनस की है, 19 27 से माइनस की प्लस की 19 चली जाएंगी, तो माइनस कितनी बचेंगी 8 घातें भाई। ठीक है, 8 घातें अब आपकी बची। अब हम गुणा करना चाहते हैं तो गुणा करेंगे, तो अगर हम 33 का इतनी बड़ी संख्या में गुणा करेंगे थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, वैसे आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुणा हम करवा देते हैं साथ ही साथ। 3 15, 3 दूनी 6, हासिल 1 7, 3 एकन 3 और 3 18। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम इसको लिख लेंगे, 5 7 और 3 8 1। अच्छा कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 8 3 11 1 12 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव है आपका, 4 अंक बाद, 2 2 4। यहाँ पर आपका आ गया दशमलव और गुणा में 10 की घातें रहीं कितनी -8। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका बेटा आया है E बराबर कितना रहा 20.21 गुणे 10 की घात -8। अच्छा इसको थोड़ा सही लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2.0 गुणे 10 की घात -7 भी कर सकते हैं और मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये रहा आपका चौथे क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया सा आंसर, 2.0 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलम। अब रही बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, आपका जो अल्फा कण है ये कैसा है, धनावेशित। ठीक है, और धन आवेश के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है किधर होता है, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर चारों तरफ होगा। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि अल्फा कण आपका लटका हुआ है स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसका जो भार होगा mg वो नीचे की ओर कार्य करेगा और इस पर जो वैद्युत बल होगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, तभी तो ये लटकेगा स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, अब जो प्लस आवेश होता है उस पर जो वैद्युत बल लगता है वो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान रूप से ऊपर की ओर होगा, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र जो E होगा एक समान रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर। तो ये रही आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा। चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। चलिए अब आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल क्या है जरा पढ़िए।
लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया? कुछ समझ में आया? छोटा छोटा लिखा है, हो सकता है ना समझ में आए। चलिए हम पढ़ देते हैं। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद पर आवेश की गणना करनी है। क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। अब हमें दिया गया है ई कितना है आपका 500 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र में त्रिज्या दी गई तो r से लिख लेते हैं 10 की घात -4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं, 10 की घात -6 हो जाएगा मीटर। चलिए, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, यानी कि इसको लटकाना भी है तो g के मान की जरूरत पड़ेगी। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पर इतना ही हमें दिया गया है और पूछा गया है हमसे क्यों। ये तो बहुत गजब वाली बात है। हमें यहाँ पर m नहीं दिया गया है और भी कुछ नहीं दिया गया है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर जल के बारे में कहा गया है। इस सवाल में आपका जो जल का घनत्व है वो नहीं दिया गया है। आप जल का घनत्व लिख लेना, जल का घनत्व 1 वैसे 1.03 होता है, लेकिन आप सीधा सीधा इनको ऐसे ही लिख लेना। ध्यान रखना 1.03 के समथिंग होता है, गुणे 10 की घात 3, लेकिन आप सीधा सीधा लिख लेना 1 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका जल का घनत्व, जल का घनत्व दिया गया है। अब बूंद गोल है, उसकी त्रिज्या भी दी गई है, तो यहाँ से हम आयतन निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ज़रा देखना, हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व और गुणे आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना होता है? चलिए, तो m बराबर घनत्व का मतलब 1 गुणे 10 की घात 3 और गुणे आयतन, आयतन का मतलब हो जाएगा गोल बूंद है तो 4/3 और पाई और r क्यू। ये हो गया द्रव्यमान की जगह। अब हम मान रख देते हैं, तो हमसे q बराबर पूछा गया है तो q बराबर हो जाएगा mg और बटे e। अच्छा, q बराबर m का मान कितना है 10 की घात 3 गुणे 4/3 और गुणे पाई का मतलब 3.14 और गुणे आर क्यू। अब यहाँ पर घातें कितनी हो जाएंगी? आर क्यू मतलब छतियाँ 18, 10 की घात -18। अच्छा, अब अपान में है ई, तो ई का मतलब कितना हो गया 500। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम भाग दे लेते हैं। 5 एकन 5 अट्ठे 40, तो 0.8 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर 2 जीरो बचे हैं, आप 3 का और भाग देना है आपका पाई। अच्छा, मान एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा घनत्व, ये रहा आयतन, और जी का मान अभी छूट गया है 9.8। वही हम सोचें कुछ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, अभी हमारा इतना हो रहा है, 3 का भाग दे लेते हैं। 3 एकन 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 20, 6 18, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर आपका दशमलव लग गया। ठीक है, चलिए कितना आपका आता है 10 की घातें हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 2 घातें हो गई भाई प्लस की, ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी तो 18 और 2 20 हो गई, 20 से 3 चली जाएंगी, कितनी घातें बची 17। अच्छा, अब हमारा क्या बचा 0.8 गुणे 3.14 गुणे 3.26 और गुणे 10 की घातें बची हैं -17। अब हम करेंगे इनका गुणा, तो 8 चौकू 32, 8 एकन 8 और 3 11, 8 तियाँ 24, 1 25। इस प्रकार 2 1 3 अंक बाद दशमलव लग गया और गुणे में आपका 3.26 है।
अच्छा गुणे 10 की घात -17। अच्छा गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक तो इस प्रकार, अगर आपका दशमलव के बाद 3 या 2 या 2 से अधिक अंक आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि दशमलव के बाद वाले अंक, मतलब दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों को ले लीजिए और बकाया अंकों को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। Q बराबर ये आपका 2.5 है, 2.5 और बाद में है 1 2, तो इसको हम 2.5 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 3.26 है तो यहाँ पर 3.26 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, गुणे में 3.3 लिख सकते हैं। 2 की जगह पे हमने 3 लिख लिया और गुणे में 10 की घातें कितनी है आपकी -17। अच्छा अब गुणा कर दीजिए, 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75, 75 और 7 75 7 82। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब दशमलव देखेंगे, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग गया, गुणे में 10 की घात -17 है और इसी को लिख दीजिए कूलम। तो ये रहा आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार के ये आपके 5 क्वेश्चन थे। पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा आज का क्लास। घर रहिए, पढ़ते रहिए फिजिक्स हमारे साथ, स्वस्थ रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक का पैसा नहीं, कुछ भी आपसे पैसा नहीं जाना है, लेकिन क्या करता है, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक करने से हमें भी लगता है कि अरे भाई हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इससे हमारे मन में एक उत्साह, हमारे अंदर एक उत्साह आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग आराम से घर पर स्वस्थ रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए। धन्यवाद।